फ्रेंड्स, आप लोगों ने नीति आयोग के बारे में जरूर सुना होगा। इंडिपेंडेंस के 65 ईयर्स के बाद प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश किया गया और उसकी जगह पर नीति आयोग का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया। ये इतना बड़ा चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्यों किया गया? ऐसी क्या कमियां थी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में कि हमें इतना बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ा? तो आइए इन सब बातों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है वो है नीति आयोग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हम कौन कौन से ऐसे सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे नीति आयोग का, देन वी विल स्टडी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ नीति आयोग। आफ्टर दैट व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग, क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, किस किस तरह की उसमें काउंसिल्स होती हैं। देन नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच में कंपैरिजन देखेंगे कि पहले नीति आयोग जो पहले प्लानिंग कमीशन था हमारा, उसके क्या फंक्शंस थे और नीति आयोग जो हम लोग अभी लेकर के आए हैं उनमें हमने क्या चेंजेस किए हैं। देन विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। आफ्टर दैट वी हैव 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ नीति आयोग, उनको डिस्कस करेंगे। चलिए, लेट अस स्टार्ट विथ द नीति आयोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ नीति। सो इट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा, इट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग इज अ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी। अर्लियर वी हैड प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, which was responsible for the draft of 5-year national plans. Right? Now what do we have? We have Niti Aayog. So Niti Aayog advises the center and the states on social and economic issues. ठीक है, सेंटर और स्टेट्स दोनों को ही ये अपनी एडवाइस देता है। सो इट इज एन एडवाइजरी बॉडी। इसका नेचर कैसा हुआ? एडवाइजरी इन नेचर। Other than this, it aims to achieve sustainable development goals. जो हमारे sustainable development goals हैं उनको अचीव करने में, उनको मेंटेन करने में, उनको प्रमोट करने में ये हमारी हेल्प करता है, इसका एम है, राइट? Other than this, while discussing about the Niti Aayog, so it is neither a constitutional body nor a statutory body. तो इस आयोग का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं किया गया है, ना ही इसे किसी एक्ट या अधिनियम के द्वारा लाया गया है। सो द क्वेश्चन अराइजेज इज हाउ इट इज फॉर्म। सो इट इज फॉर्म्ड बाय द एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो हमारे काउंसिल है, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसके द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया गया। इट वॉज पास्ड एंड this body was created or established by the government of India. So in the similar manner, the planning commission was also established. जो पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन जो बॉडी हुआ करती थी, जो कि हमारे लिए 5-year प्लान्स बनाया करती थी, वो उस बॉडी को भी हमने सिमिलरली उसको भी स्टैब्लिश किया था। अदर देन दिस, while discussing about the नीति आयोग, it is the premier policy think tank of the government of India. फ्रेंड्स, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको आंसर लगा के आना होगा नीति आयोग। सो इट प्रोवाइड्स डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दिस, नीति आयोग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग द स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन हुआ करता था और इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर the making of long term policies for the government of India. Now this responsibility is given to the Niti Aayog. Other than this, this Niti Aayog also provides technical advice to the center and the states along with the union territories also. Now ये technical advice का feature क्यों जोड़ा गया है, अभी कुछ समय बाद मैं आपके साथ एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगा। आप लेक्चर में बने रहिएगा, आपको ये टेक्निकल एडवाइस वाली बातें उस समय मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस नीति आयोग
also catalyzes the economic development and it also fosters the cooperative federalism through the involvement of various state governments. So that is why we says that this Niti Aayog uses the bottom up approach. जैसे कि प्लानिंग कमीशन में जो प्लान्स हुआ करते थे वो टॉप टू डाउन फ्लो हुआ करते थे, यानी सेंटर जो है वो प्लान्स फॉर्मुलेट किया करता था और उनको स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर इंपोज कर दिया जाता था। लेकिन इन केस ऑफ नीति आयोग द प्लान्स दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बॉटम और उनको फिर धीरे धीरे हम लोग ऊपर की तरफ इंप्लीमेंट करते हैं। नाउ ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यहां इसकी भी बात की गई है और बहुत ज्यादा ही जोर दिया गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हम लोग क्या एनविसेज करते हैं? वी लुक फॉर द प्रॉपर अचीवमेंट ऑफ कॉपरेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स। हम लोग यहां पर स्टेट्स के कॉपरेशन को अचीव करने की बात पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। देखिए, जब तक हम लोग स्टेट्स के कॉपरेशन को अचीव नहीं कर पाएंगे तब तक वी कैन नॉट थिंक अबाउट द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, राइट? तो हमने क्या देखा? इट कैटलाइजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इट ऑल्सो फॉस्टर्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स। Apart from this, let us discuss the historical background of Niti Aayog before coming on to its functions. So what happened immediately after independence in 1947? The Economic Program Committee was formed by All India Congress Committee and Jawaharlal Nehru was its chairman. So this committee was formed to make a plan to balance the private and public partnership and urban and rural economies. So thus in 1948 this committee recommended for the formation of the Planning Commission of India, and in March 1950 the Planning Commission was set up by a resolution of the Government of India. So it was an extra constitutional body which was charged with the responsibility of making an assessment of all resources of the country, formulating plans for the most effective and balanced utilization of resources and determining priorities. तो प्लानिंग कमीशन को 1950 में स्टैब्लिश किया गया। एक ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी और इसको भी एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। और जो मेन इसके पास जिम्मेदारी थी वो ये थी कि जो भी देश के रिसोर्सेज हैं उनका असेसमेंट करिए आप कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। उनको असेसमेंट करने के बाद आपको प्लान्स को फॉर्मुलेट करना है, ऐसे प्लान्स लाने हैं जिससे कि हम लोग इफेक्टिव और बैलेंस्ड जो है रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकें और उनको प्रायोरिटाइज भी कर सकें। प्रायोरिटाइज से क्या मतलब था कि आपको पहले कौन सा प्लान लाना है और उसके बाद कौन सी प्लानिंग करनी है, राइट? सो द जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, एक ये बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, जवाहरलाल नेहरू वॉज द chairman of the Planning Commission of India. He was the first chairperson of the Planning Commission of India. So, moving ahead, on 6th August of 1952, National Development Council was established by an executive resolution of the Government of India and on the recommendation of the first 5-year plan in 1951. So, the plans formulated by the Planning Commission of India, they were approved by the National Development Council. So this NDC, this had a very important place in those days. So again, just like Planning Commission of India, it was also a non-constitutional and non-statutory body. Now, on 1st of January 2015, the Planning Commission was replaced by a new institution which came to be known as Niti Aayog. It was also established by an executive resolution of the Government of India with bottom-up approach, right? So, with the vision of maximum governance, right, minimum government, echoing the spirit of cooperative federalism. देखिए, बहुत अच्छा विजन लेके आया है नीति आयोग। क्या है?
maximum governance, minimum government, and with the spirit of cooperative federalism. Now let us discuss the composition of Niti Aayog also. So we have a chairperson in case of Niti Aayog, and the Prime Minister of India is the chairperson of this Niti Aayog. So we have the Planning Commission of India, and the Prime Minister of India, he was also the chairperson of Planning Commission. Other than this, we have a vice chairman in case of Niti Aayog. So vice chairman shall be the rank of cabinet minister to the government of India, and he is supposed to be appointed by the Prime Minister of India. Other than this, we have a governing council also, and in case of governing council, all the chief ministers of all the states along with the lieutenant governors of union territories, they are the members of this council. Apart from this, we have regional councils also in case of Niti Aayog. So to address specific regional issues, जो भी छोटे छोटे से अगर इश्यूज हैं छोटे या बड़े, उनको एड्रेस करने के लिए ये रीजनल काउंसिल्स बनाई गई हैं, विच कंप्राइजेज द चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, chaired by the Prime Minister or his nominee. They are formed for a specified tenure. एक particular tenure के लिए ये regional councils को बनाया जाता है. Other than this, we have full-time membership also. So they enjoy the rank of ministers of state. याद रखिएगा, जो फुल टाइम मेंबर्स होंगे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक के होंगे. अदर देन दिस, वी हैव एडहॉक मेंबर्स ऑल्सो. सो वी हैव टू मेंबर्स इन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी फ्रॉम लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशनल ऑन रोटेशन बेसिस, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस, वी हैव एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप. सो maximum 4 from Union Council of Ministers to be nominated by Prime Minister. तो हमारी जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनमें से ज़्यादा 4 मेंबर्स होंगे जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, एंड दे आर सपोज टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अदर देन दिस, वी हैव अ CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑल्सो, हु इज सपोज टू बी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर फॉर अ फिक्स्ड टर्म, एंड उसकी रैंक जो है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्वल होगी. अदर देन दिस, वी हैव स्पेशल इन्वाइटीज ऑल्सो जो कि एक्सपर्ट्स होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे विथ नॉलेज इन डिफरेंट फील्ड्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो ये था कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग. नाउ कमिंग ऑन टू द फंक्शंस ऑफ नीति आयोग. इन फंक्शंस को मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके माइंडसेट में ये फंक्शंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं, राइट. सो टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, देखिए ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जब हम स्टेट्स का कोऑपरेशन अचीव कर पाएंगे तभी जो भी हिंड्रेंसेस, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं या इन स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनके कारण यदि हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो यहाँ पर हम लोग उन स्टेट्स का कोऑपरेशन अचीव करते हुए उन हिंड्रेंसेस को, उन ऑब्स्ट्रक्शंस को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे. इसके साथ में ही यहाँ ये बात की गई है कि स्टेट्स को क्यों ना कॉन्टिन्यूस बेसिस पर स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट किया जाए. तो इसीलिए यहाँ पर नीति आयोग जो है स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स भी लेके आएगा. और ये आप और हम सभी लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन. जो जब तक हम लोग अपने स्टेट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तब तक हमारा देश भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा. तो स्टेट्स कब स्ट्रॉन्ग होंगे? जब वो स्पीडियर डेवलपमेंट की बात सोचेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे. तो नीति आयोग ने क्या किया, यहां कुछ इस तरह के डेवलपमेंट पैरामीटर्स के लिए उसने रैंकिंग लाना शुरू करी. सो इट रिलीज्ड रैंकिंग ऑन वेरियस डेवलपमेंट पैरामीटर्स, राइट. तो अब स्टेट्स को क्या किया कि भाई आपको अलग अलग पैरामीटर्स पे हम लोग रैंक देंगे हर साल. तो इन में स्टेट्स फर्स्ट आने के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं और डेवलपमेंट हमको फास्ट देखने को मिलेगा.
अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में सुना ही होगा। यहां नीति आयोग के द्वारा एक नीति फोरम बनाया गया है एंड इट इज द फर्स्ट एवर रीजनल फोरम कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द नीति आयोग। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में ये अन्य स्टेट से थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, और हम लोग बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स की भी बात करते हैं, तो इन स्टेट्स को भी फोर फ्रंट में लाना नेसेसरी हो गया था। So this Niti Ayog, this was this Niti Forum, this has been constituted to identify various constraints in the development of these northeastern states. तो जो भी इन स्टेट्स के डेवलपमेंट जो कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा ये नीति फोरम, डेवलपमेंट की पेस को एसेलरेट करेगा, और जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम लोग उन स्टेट्स में परसीव कर रहे हैं उनको अचीव करने में हमारी हेल्प करेगा। अदर देन दिस, यदि हम हमारे कुछ आइलैंड्स हैं हमारे पास उनकी बात करें, तो फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ दीज आइलैंड्स, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी was also set up in June 2017 under the chairmanship of Home Minister of India with the CEO Niti Ayog as the convener. So it undertakes reviews on the progress relating to holistic development of identified islands. तो कुछ आइलैंड्स को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है और उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया, जिसके कि चेयरमैन कौन होंगे? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Apart from this, Niti Ayog is also having the responsibility to create a knowledge, innovation and entrepreneurial support system through a collaborative community of national and international experts, practitioners, etc. Right? इसमें यदि मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स दूं तो अभी तक नीति आयोग ने क्या किया, हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स की, AIC शॉर्ट में कहते हैं हम लोग इनको, क्या? अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स। सो दीज आर देयर टू प्रमोट innovation and revolutionize the entrepreneurial ecosystem in this country. तो ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स को इसलिए इस्टेब्लिश किया गया है कि इनोवेशन को प्रमोट करेंगे और जो एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम है उसको रिवॉल्यूशनाइज किया जाएगा। अदर देन दिस वी हैव ऑल्सो अटल इनोवेशन मिशन, एम जिसको कहा जाता है, विच इज वर्किंग एट द ग्रास रूट्स लेवल to help students and teachers transform into innovators, develop an entrepreneurial mindset. Right? So we have Atal Innovation Mission also, which is working at the grassroots level, which helps students and teachers transform into innovators. तो ये लोग innovators बने, अपने अपने क्षेत्र में नए नए innovation करें, इसीलिए ये अटल इनोवेशन मिशन भी लाया गया। यहाँ हम बात करेंगे नीति आयोग के तहत टीम इंडिया हब और नॉलेज इनोवेशन हब की। ये भी दो इनोवेशंस किए गए हैं। सो टीम इंडिया हब, दिस लीड्स द एंगेजमेंट ऑफ स्टेट्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेयर एज नॉलेज एंड इनोवेशन हब बिल्ड्स नीतिज थिंक टैंक कैपेबिलिटीज। राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इनको याद रखिएगा, टीम इंडिया हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। Now, increased access to and sharing of information. तो यहाँ नॉलेज शेयरिंग की बात की जा रही है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात की जा रही है। तो किस तरह से इन चीज़ों को भी हम बढ़ावा देंगे? तो जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, शेयरिंग ऑफ नॉलेज होगा, तो इससे सभी को प्रॉफिट मिलेगा और डेवलपमेंट पेस और भी तेज होगा। हम यहाँ पर बात करेंगे समावेश की। So it is a major initiative aimed at networking and partnership with knowledge and research institutions using a hub spoke model was launched. 34 such institutions have entered into a memorandum of understanding with NITI with the aim to share knowledge and link policy with practice. देखिए कितनी अच्छी चीज बनाई गई है समावेश, right? Apart from this,
The Niti Aayog is also having the responsibility of achieving coordination among different departments. So it is also having the responsibility of achieving coordination among different departments. So it offers a platform for resolution of inter-sector and interdepartmental issues in order to accelerate the implementation of the development agenda. तो यहाँ एक प्लेटफॉर्म जो है इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि जो इंटर सेक्टर और इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं उनको यहाँ पर रिजॉल्व किया जाए और जो डेवलपमेंट एजेंडा है उसमें जो भी कंस्ट्रेंट्स आ रहे थे उनको रिमूव करते हुए उसको एक्सेलरेट किया जाए। यहाँ हम आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं बेस्ट अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसको शॉर्ट में अमृत भी कहा जाता है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दिस, टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स। फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, तो हम लोग समय समय पर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की भी बात करते हैं और किस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग हो सकती है, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे इनिशिएटिव्स को लाना भी नीति आयोग की जिम्मेदारी है। यहाँ हम बात करेंगे अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस की, एनेक्स शॉर्ट में इसको कहते हैं। सो इट इज देयर टू रिवार्ड इनोवेटर्स लुकिंग टू डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर इंडियन प्रायोरिटीज इन वेरियस सेक्टर्स। वी हैव अटल टिंकरिंग लैब्स ऑल्सो, ATLs कहा जाता है इनको शॉर्ट में। सो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास 6 ऑनवर्ड्स है ना, उनको रोबोट्स, 3D प्रिंटर्स, इंटरनेट वगैरह के साथ उनको फैमिलियर कराना, जिससे कि वो आगे चल के बेटर इनोवेशंस अपनी फील्ड में कर सकें। सो दीज आर अबाउट अटल टिंकरिंग लैब्स। ये मैंने आपको बताया अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस के बारे में। नाउ moving ahead, it is also having the responsibility of providing mechanisms to evolve credible plans at the village level, evolve a shared vision also. तो विलेज लेवल पर ऐसे मैकेनिज्म्स लाना जिससे कि हम इस तरह के प्लान्स वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकें, राइट। इसमें हम आपको एग्जांपल दे सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग कमेटी, APLMC इसको शॉर्ट में कहा जाता है। एक्ट आया था 2017 में। स्टेट्स आर being asked to adopt the APLMC Act also. Agriculture Marketing and Farmer Friendly Reforms Index लाया गया, right? नीति आयोग ने और क्या किया? It had developed the first ever Agriculture Marketing and Farmer Friendly Reform Index. किस लिए? To sensitize states about the need to undertake reforms in key areas of agriculture market. रिफॉर्म्स इन की एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट, तो जो की एरियाज हैं एग्रीकल्चर मार्केट में वहाँ पर रिफॉर्म्स लाने के लिए एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स लाया गया नीति आयोग के द्वारा। इस इंडेक्स का एम क्या है? टू इंड्यूस हेल्दी कंपटीशन बिटवीन स्टेट्स, राइट। नाउ अदर देन दिस, to actively monitor and evaluate the implementation of programs. जो भी प्रोग्राम्स लेकर के आए हैं हम उनको मॉनिटर करना, उनका इम्प्लीमेंटेशन एंड इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीडेड रिसोर्सेज सो एज टू स्ट्रेंथन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड स्कोप ऑफ डिलीवरी। यहाँ अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड्स की, जिनकी डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड्स की, सो दे हैव बीन डेवलप्ड, इनको चैंपियंस ऑफ चेंज भी कहा गया है। एंड दीज कैप्चर्स रियल टाइम डेटा एंड रैंकिंग ऑल अक्रॉस द इंडिकेटर्स। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स या DMs होते हैं, दे आर सपोज टू प्रोवाइड सेल्फ रिपोर्टेड डाटा थ्रू दिस डैशबोर्ड कैप्चर प्रोग्रेस। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और जो DMs होते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग सेल्फ रिपोर्टेड डेटा थ्रू दिस डैशबोर्ड, है ना। तो इससे क्या होगा, जो भी उनकी प्रोग्रेस हो रही है वो हमें दिखाई देती रहती है। सो दिस इज अबाउट डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड, इनको चैंपियंस ऑफ चेंज भी कहा गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस,
to offer a platform for resolution of intersectoral and interdepartmental issues in order to accelerate the implementation of the development agenda. तो जो भी इंटरसेक्टोरल और इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं, है ना, उनको रिजॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जिससे कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन होना है जिन प्रोग्राम्स का, उनको हम एक्सेलरेट कर सकें, कोई कंस्ट्रेंट्स ना आए, कोई बाधा ना आए, अगर आती हैं तो उनको दूर करते हुए हमें हमारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंटेशन करने में कोई प्रॉब्लम्स ना आए. नाउ द नेक्स्ट वन इज टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर दैट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट. स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स से क्या मतलब होता है कि हम लोग वहाँ पर हाईएस्ट डेवलपमेंट को परसीव करते हैं. टू बी अ रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस. आजकल किसकी बात की जा रही है? गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है. एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट. तो यहाँ मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल दे सकता हूँ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का, ADP का, विच वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन 2018 itself. तो एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया था टू रैपिडली ट्रांसफॉर्म 115 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स. 115 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया था, जो कि जहाँ पर हमने बहुत स्लोअर ग्रोथ रेट देखी थी, है ना. दे हैव emerged as pockets of underdevelopment, thereby posing a challenge to ensure balanced regional development. हम लोग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो गया था कि ऐसे कुछ जिलों को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि बहुत धीरे वहाँ पर हमको बहुत धीमी ग्रोथ देखने को मिली. सो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया. नाउ अदर देन दिस, to design strategic and long-term policy and program frameworks and initiatives and monitor their progress and their efficacy. The lessons learned through monitoring and research and feedback will be used for making innovative improvements including necessary mid-course. यहाँ मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको एजुकेशन एंड वाटर मैनेजमेंट का, ठीक है ना. तो अभी हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ या स्ट्रैटेजी किसके लिए ज़्यादा बनाने की आवश्यकता है? एजुकेशन के लिए, है ना. नीति आयोग ने हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट को बनाया, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द हेल्थ इंडेक्स, इन 2018. अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2018 में बनाया नीति आयोग ने, एंड स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स and digital transformation index which will measure states progress in respective sectors in the works. तो ये जो इंडेक्स बनाए गए हैं नीति आयोग के द्वारा, हो सकता है आपसे ये इंडेक्स पूछ लिए जाएं, है ना, या इनका फुल फॉर्म आपको पूछा जाए कहीं, आप लोग इन बातों को याद रखिएगा. अदर देन दिस, it is having the responsibility to evolve a shared vision of national development priorities, sectors and strategies with the active involvement of states in the light of national objectives. It also ensures on areas that are specifically referred to it that the interests of national security are incorporated in economic strategy and policy. To pay special attention to the sections of our society that may be at risk of not benefiting adequately from economic progress. ऐसे जो sections हैं हमारी सोसाइटी के जिनको कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमें वहाँ देखने को नहीं मिल पा रही है, और जो कि कहीं ना कहीं रिस्क पर हैं, उनको आइडेंटिफाई करना. अपार्ट फ्रॉम दिस, टू प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप्स बिटवीन की स्टेक होल्डर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स एज वेल एज एजुकेशनल एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. तो ये सारे मैंने आपके साथ फंक्शंस डिस्कस किए हैं नीति आयोग के. नाउ let us also discuss the comparison between Niti Aayog and Planning Commission. So here we have Niti Aayog and here we have Planning Commission of India. So in case of Niti Aayog, it is said that it serves as the advisory think tank, whereas the Planning Commission of India, being the extra constitutional body, it was responsible for the formulation of 5-year draft plans. Talking about नीति आयोग, so it draws membership from a wider expertise. जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले कंपोजिशन देखा था,
तो उसमें हमें कई एक्सपर्ट्स, कई फील्ड के एक्सपर्ट्स देखने को मिले. सो व्हाट वी कैन से, इट ड्रॉज मेंबरशिप फ्रॉम अ वाइडर एक्सपर्टाइज. Whereas in case of Planning Commission, it had limited expertise. If we talk about Niti Aayog, so it serves spirit of cooperative federalism as states are equal partners. Whereas in case of Planning Commission, states participated as spectators in annual plan meetings. तो जो एनुअल प्लानिंग मीटिंग्स हुआ करती थी उनमें स्टेट्स स्पेक्टेटर्स की तरह, है ना, उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था. In case of Niti Aayog, secretaries to be known as CEO, they are appointed by the Prime Minister of India. Whereas in case of Planning Commission, secretaries were appointed through usual process. In case of Niti Aayog, it focuses upon bottom-up approach of planning, whereas the Planning Commission of India, it had top-down approach with a focus on control and command approach. While talking about Niti Aayog, it does not possesses mandate to impose policies. मतलब यहाँ जो policies उनको जबरदस्ती impose नहीं किया जाता है. Whereas in case of Planning Commission of India, it imposed policies on states and tied allocation of funds with projects it approved. तो जो भी projects approve किए जाते थे उनके साथ allocation, funds का allocation कर दिया जाता था. In case of Niti Aayog, it does not have powers to allocate funds which are vested in finance minister. तो नीति आयोग के पास फंड्स एलोकेट करने की पावर नहीं है. Whereas in case of Planning Commission, it had powers to allocate funds to ministries and state governments. So in case of Niti Aayog, we have 3 plans spread over 3 different time periods. First is a 15-year vision that encompasses overall goals and objectives of the country for next 15 years. तो पहला हमारे पास क्या होता है, 15-year vision, ठीक है ना. Then second we have a 7-year strategy which lays the roadmap of development for next 7 years, dividing those goals and objectives into 2 parts. And third one we have, third and final is a 3-year action agenda which states the tasks and targets to be accomplished in next 3 years. So try to remember these 3 types of plans which are spreaded in 3 different time periods. So now let us discuss the 7 pillars of effective governance envisaged by Niti Aayog. So one is pro people. So it fulfills the aspirations of society as well as the individuals. तो जो भी aspirations है society की या common man की, individuals की, उनको ये fulfill करता है. Second one is proactivity. So it is in anticipation of and response to citizen needs. जो भी आम नागरिक की जो भी आवश्यकताएं हैं, needs हैं, उनको ये anticipate करता है और उनको ये fulfill करता है. Third one is participation. So it involves the citizens of the nations. Then fourth one is empowering. So it empowers especially women in all aspects. Fifth one is inclusion of all. So it includes all people irrespective of caste, creed and gender. तो जाति ये सब को छोड़ करके सभी people को वो include करना चाहता है. Equality, providing equal opportunity to all, especially for youth. And last one is transparency, so making the government visible and responsive. So friends, ये आज मेरा लेक्चर था जो कि नीति आयोग पर था. आशा है आपको पसंद आएगा, आप लोग इनको याद रखने की कोशिश करें. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से. जय हिंद.